Hello students, welcome to FUKE Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 9 of economics, that is money. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो बार्टर सिस्टम का सबसे पहला लिमिटेशन जो है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। तो ये सबसे बेसिक और मेन इसका लिमिटेशन रहता है, यानी कि बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल होता है जब एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की सिचुएशन एग्जिस्ट करती हो। अब बार्टर सिस्टम इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज सिचुएशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दैट इज व्हेन बोथ पार्टीज आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड्स, है ना। यानी कि जब दोनों के दोनों पार्टीज रेडी हो एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे के गुड्स को। फॉर एग्जाम्पल, A can exchange goods with B only if A has a goods needed by B and B has the goods needed by A, है ना। यानी कि A तभी गुड्स एक्सचेंज कर पाएगा B से जब उसके पास वो गुड्स हो जो B को चाहिए, और सेम वाइस वर्सा जब B भी तभी गुड्स एक्सचेंज कर पाएगा जब वो गुड्स जब A को चाहिए, है ना। सच अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज रेयर, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और ये काफी ज्यादा रेयर रहती है ना। यूजुअली आप अगर गुड्स फॉर गुड यानी कमोडिटी फॉर कमोडिटी ट्रेड करने जाएंगे तो आपको ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो आपसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जिनके पास मिलेगी आपको देखने को। सेकंड जो इसका लिमिटेशन है वो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इन अ बार्टर सिस्टम ऑल द कमोडिटीज डू नॉट पोजेस इक्वल वैल्यू, मोreover देयर इज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इन व्हिच एक्सचेंज रेशियोज कैन बी फिक्स्ड। यानी कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है ना। अगर हम बोले कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे मनी एग्जिस्ट नहीं करता और सिर्फ आप ट्रेड करते हैं तो सिर्फ बार्टर सिस्टम में ही ट्रेड करते हैं, तो कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। यानी कि अगर मैं आपसे कोई गुड खरीद रहा हूं और उसके बदले में आपको एक गुड दे रहा हूं, तो क्या पता कि वो दोनों गुड जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं उनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं है। हो सकता है कि मैंने आपको जो गुड दिया वो ज्यादा वैल्यूबल हो और मैं आपसे जो गुड ले रहा हूँ वो लेस वैल्यूबल हो, जिससे कहीं ना कहीं मुझे लॉस हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हम गुड्स की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, मतलब एक नंबर नहीं दे सकते जब तक हमारे पास मनी नहीं है, राइट। तो सारे के सारे गुड्स जो होते हैं उनकी क्या है, इक्वल वैल्यू नहीं होती, ऐसा आपको पता ही होगा। देयर इज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इन व्हिच एक्सचेंज रेशियोज कैन बी फिक्स्ड। तो एक एक्सचेंज रेशियो फिक्स किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, A हैज व्हीट एंड B हैज राइस, देन इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड ना। तो आप देखें एग्जांपल में A के पास व्हीट है और B के पास राइस है, तो अब यहाँ पे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है ये पता लगाना कि 1 kg ऑफ व्हीट के बदले में कितना राइस लिया जाए। तब तक हमें पता ना हो कि 1 kg ऑफ व्हीट कितने इक्वल है, इसकी क्या वर्थ है। इन एब्सेंस ऑफ अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू द एक्सचेंज रेशियो इज फिक्स्ड रैंडमली, हेंस वन पार्टी मोस्टली सफर्स, है ना। यूजुअली क्या होता है इसमें, हम रैंडमली जो एक्सचेंज रेशियो है उसको फिक्स कर देते हैं, जिससे यूजुअली एक पार्टी जो है वो लॉस सफर करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। इन अ बार्टर सिस्टम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर द वैल्यू फॉर वेल्थ ऑफ फोर्स फॉर द फ्यूचर यूज, एज अ स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स, एंड द कमोडिटी यूज्ड फॉर एक्सचेंज आर व्हीट, राइस, वेजिटेबल एटसेट्रा आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, दैट इज देयर क्वालिटी फॉल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि आप बार्टर एक्सचेंज में जो है अपने गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते, है ना। यूजुअली आप अगर आपकी वेल्थ बनती है, वेल्थ क्रिएट होती है, तो मनी तो है नहीं, तो आपकी वेल्थ क्या होगी, जो भी आपने गुड्स एक्सचेंज करे होंगे, है ना, और जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा, है ना। यूजुअली गुड्स कैसे होते हैं, यूजुअली आपकी व्हीट, राइस, वेजिटेबल्स होते हैं जो कि नॉन ड्यूरेबल होते हैं नेचर में, और उनकी क्वालिटी जो है खराब होती रहती है जैसे जैसे टाइम जाता रहता है ना। आप देखिए मनी में ऐसा नहीं होता, आपने कुछ मनी अर्न करा, आप उस पैसे को जब तक अपने पास रखना चाहे तब तक आप उसको रख सकते हैं, उसकी वैल्यू जो है इतने तरीके से फॉल नहीं होती, इस ड्रामेटिक तरीके से फॉल नहीं होती। इसलिए बार्टर सिस्टम में कोई स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, आप कहीं वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। या कहीं ट्रेड करने गए और आपने कहीं ट्रेड करा और 100 kg ऑफ व्हीट आपने एक्सचेंज कर लिया अपने कोई कमोडिटी के लिए, तो आपको वो स्टोर करने में भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। बिकॉज पहली बात, 100 kg ऑफ व्हीट आप कहाँ स्टोर करेंगे और उसको आप कैसे कैरी करेंगे, और साथ साथ में अगर कितने टाइम तक आप उसको रखने वाले हैं। बिकॉज 100 किलो ऑफ व्हीट आप कंज्यूम एक बार में तो कर नहीं सकते हैं ना, आप एक बार में उसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो व्हीट है उसकी क्वालिटी भी गिरेगी कहीं ना कहीं, और आपको बहुत ज्यादा वो परेशानी भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिव द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की फंक्शनल डेफिनेशन दे, यानी कि मनी को डिफाइन करें, साथ साथ में उसके जो फंक्शंस हैं उनको भी एक्सप्लेन करें जो मनी फुलफिल करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के जो भी ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन होते हैं वही कहीं ना कहीं मनी के फंक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एंड परफॉर्म द बेसिक फंक्शन। तो पहला आप देखें, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट टू ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहली प्रॉब्लम जो आप देखें बार्टर सिस्टम में होती है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो मनी का पहला फंक्शन जो है वो उसको सॉल्व करता है, और वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। बार्टर एक्सचेंज में दिक्कत क्या थी, सब लोग
एक ही गुड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या बहुत सारे लोगों की जो वांट्स है वो उस गुड की नहीं होती। तो मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करता है, और मनी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट टू ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। सारे के सारे ट्रांजेक्शन में आप पेमेंट कर सकते हैं मनी का इस्तेमाल करके। सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मनी वर्क्स एज अ कॉमन पैरामीटर इन विच द वैल्यू ऑफ एवरी गुड एंड सर्विस इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। यानी कि एक मेजर ऑफ वैल्यू की तरह एक्ट करता है, जिससे कि आप हर एक गुड की जो वैल्यू है उसको एज अ मेजर कर सकते हैं। यानी कि कॉमन पैरामीटर बन गया जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि ठीक है ये वीट कितने का है, ये राइस कितने का है, कितना वीट हमें, कितने रुपए का वीट हमें आप एक्सचेंज करनी चाहिए कितने रुपए के राइस के लिए, जो कि इक्वल रहेगा। आप मनी को एज अ कॉमन पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे थर्ड आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट स्टेट दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट विच इज टू मेक इन द प्रेजेंस और इन द नियर फ्यूचर। यानी कि एक डिफर्ड पेमेंट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप मनी से उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट के लिए, राइट। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास काफी सारे वूल है ना, मेरे पास ऊन है जिससे मैंने काफी सारे ऐसे ठंडी के लिए कपड़े बनाए हैं, और मैं आपको 4 महीने बाद वो जो पेमेंट है उसी ऊन से कर दूंगा। 4 महीने बाद ऊन की वैल्यू जो है कुछ भी नहीं रहने वाली, बिकॉज 4 महीने बाद काफी तेज गर्मी आ जाएगी और कोई भी उस ऊन को खरीदना नहीं चाहेगा, राइट। तो मैं उस ऊन से जो है फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकता, पर मनी से मैं जरूर कर सकता हूँ कि मनी जो है 4 महीने बाद भी उतनी ही वर्थ रहेगी जितनी आज उसकी है, राइट। तो इसलिए मनी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए, विच इज टू मेक इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना। आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में मनी का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। फोर्थ है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू कैन बी यूज्ड टू स्टोर वेल्थ इन द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे, है ना। अब मैं अगर बोलूं कि आपकी वेल्थ है और आपने उस वेल्थ को काफी सारे अलग अलग चीजों में, काफी सारी कमोडिटीज में स्टोर करा, आपके पास वीट है, आपके पास राइस है, आपके पास वुड है, आपके पास ऊन है ना। तो आप इन सब चीजों में आपने उसको स्टोर करा, लेकिन ये काफी ज्यादा दिक्कत होती है सबको स्टोर करना है। इसके लिए आपको एक वेयर हाउस चाहिए होगा, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपकी कमोडिटीज है, जो गुड्स है, वो कहीं खराब नहीं हो रहे हो। और अगर आपको उनको सेल करना है या कहीं पे लेके जाना है, अगर आपको अपनी वेल्थ कैरी करनी है, तो आपको उसको लेके जाना पड़ेगा, जो कि एक और समस्या बन जाती है। तो मनी यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, यानी कि इसमें कोई खर्चा नहीं लगता मनी को स्टोर करने के लिए, और काफी इजी है मनी को कैरी करना, है ना, कन्वीनियंट रहता है वो। एंड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू द फ्यूचर, और काफी इजीली आप परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं प्रेजेंट से फ्यूचर में, है ना। आपको परचेजिंग पावर देता है, इसका आप इस्तेमाल प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। Moving on to the next question, how many functions does money have? Explain those functions. तो अब एक एक करके हम मनी के फंक्शंस को देखते हैं। प्राइमरी फंक्शंस कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द मनी इन द कंट्री। दिस फंक्शन आर, तो पहले हम प्राइमरी फंक्शंस देखते हैं। ये वो फंक्शंस होते हैं जो मनी का सबसे बेसिक और फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में काम आती हैं। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट टू ऑल द ट्रांजैक्शन related to goods and services. It is the most important function of money as money is universally accepted. ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल करके हम हर जगह सारे ट्रांजेक्शंस के लिए पे कर सकते हैं, बिकॉज मनी जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कहीं पे भी एक्सेप्ट मनी जो है आप कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देयरफॉर ऑल एक्सचेंजेस टेक प्लेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। दिस फंक्शन ऑफ मनी एलिमिनेट द मेजर प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना। तो ये काफी जरूरी है कि कौन सा फंक्शन, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ जाता है कौन सा फंक्शन है मनी का जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट करता है। दिस फंक्शन ऑफ मनी फैसिलिटेट द ट्रेड इन एन इकोनॉमी एंड अलाउज परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी ट्रेड को ये कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, ट्रेड को ये ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, यानी कि ट्रेड जो है वो काफी फ्रीली किया जा सकता है। हमें यहाँ पे उस चीज की यहाँ पे चिंता नहीं रहती है कोई एक पार्टी सफर करेगी, जैसे कि हमने देखा बार्टर एक्सचेंज में होता था। मनी इटसेल्फ डज नॉट हैव द पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, है ना। तो मनी के पास जो है खुद में उसमें ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, है ना। अनलाइक एनी गुड्स एंड कमोडिटी यहाँ पे ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, लेकिन हाउएवर इट कमांड्स द पावर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि आप मनी से गुड्स एंड सर्विसेज यानी रिसोर्सेज जो है उनको एक्वायर कर सकते हैं, और वो रिसोर्सेज और गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपकी वांट को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करती हैं एंड रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन वांट्स व्हिच कैन इन रिटर्न सेटिस्फाई देयर वांट। तो मनी जो है डायरेक्टली आपकी जो ह्यूमन वांट्स उनको सेटिस्फाई नहीं करता, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो उसको सेटिस्फाई करता है। Second है measure of value. As a measure of value, money works as a common parameter in which the value of every good and service is expressed in monetary terms. यानी कि measure of value की तरह money act करता है common parameter. Common parameter जैसे कि हम एक unit ले देते हैं किसी भी चीज को measure करने के लिए, वैसे मनी भी यहाँ पे common parameter की तरह वर्क करता है, और इसको हम एक monetary terms में express कर सकते हैं।
दिस फंक्शन ऑफ मनी हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बिजनेस अकाउंट्स व्हिच वुड बी इम्पॉसिबल अदरवाइज, है ना। तो इस फंक्शन से हम तभी इस फंक्शन के कारण ही बिजनेस अकाउंट्स जो है लोगों के वो मेंटेन कर पाते हैं, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं होता। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ड्यू टू दिस इट इज आल्सो नोन एज a unit of account. For example, in India, rupees is a unit of account. इससे हम रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या मतलब वो रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, कि वो भी क्योंकि प्राइस टैग उस पर लग जाता है, जिससे कि आप उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा आप देखें रुपीज चलता है, रुपीज, और अमेरिका में से डॉलर चलता है, तो ये सब क्या है, यूनिट ऑफ मेजर है। By limiting the value of all goods and services to a single unit, it becomes very easy to find out the exchange ratio between them and to compare their prices. यानी कि सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को लिमिट करने से एक सिंगल यूनिट पे ले आना काफी आसान होता है, जिससे पता लगाना कि क्या एक्सचेंज रेशियो होना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई गुड मैं आपसे खरीद रहा हूँ और मैंने उस पर एक यूनिट ऑफ अकाउंट का इस्तेमाल करा, जैसे कि मनी, तो मुझे पता रहेगा कि मुझे कितना उसमें एक्सचेंज करने की जरूरत है। काफी एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ एवरी प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। द वैल्यू ऑफ वन एग इज 6 रुपीज। तो जैसे बोला है कि अगर वन एग की वैल्यू देखी जाए तो वो 6 रुपीज होगी, एंड द वैल्यू ऑफ अ पैकेट ऑफ ब्रेड इज अराउंड 45 रुपीज, है ना। तो आपने हर एक चीज के आगे एक वैल्यू दे दी, एक यूनिट असाइन कर दी, जिससे कि आपको पता रहे क्या एक्सचेंज रेशियो वहां पे हमें इस्तेमाल करना है। सो मनी वर्क्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इज द अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड और पेड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। देयरफॉर इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। तो है ना, तो मनी जो है वो सभी की सभी गुड्स के अराउंड ऐसी मेजर ऑफ वैल्यू जो है उसको एक असाइन कर देता है, और हमें पता चल जाता है कि किस गुड्स की कितनी वैल्यू है। सेकेंडरी फंक्शंस पे आते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस आर सप्लीमेंटरी टू प्राइमरी फंक्शंस एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी फंक्शंस, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज डेरिवेटिव फंक्शंस। पहला फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट स्टेट्स दैट मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट व्हिच इज टू मेक इन द प्रेजेंट और इन नियर फ्यूचर, है ना। क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का, कि हमें जो पेमेंट करनी है प्रेजेंट और नियर फ्यूचर में। ऑन अ डेली बेसिस मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन आर मेड इन व्हिच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली, है ना। काफी सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसकी पेमेंट इमीडिएटली नहीं करी जाती है, बल्कि एक फ्यूचर डेट पे करी जाती है। मनी एनकरेजेस सच ट्रांजैक्शन एंड फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो है ना। तो मनी ऐसे ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करती है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैसिलिटेट होता है। दिस फंक्शन ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लीड टू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो इसी फंक्शन के कारण जो है आप देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्रिएट होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंकिंग जैसे सेक्टर जो है इसी फंक्शन के कारण क्रिएट हो पाए हैं। इट सिंप्लीफाइज द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन, और बोरोइंग और लेंडिंग जो है वो काफी ज्यादा इस फंक्शन ने सिंप्लीफाई कर दी है। फॉर एग्जांपल, इफ समवन बोरोज अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम अनदर पर्सन, दे नीड टू रिपे द अमाउंट टू दैट पर्सन विद इंटरेस्ट, है ना। आप देखें आप कितना इजी हो गया किसी से पैसा बोरो करना। अगर कोई किसी से पैसा बोरो करता है तो वो को पैसा तो लौटाएगा ही लौटाएगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो देगा ही देगा, साथ में वो उसको इंटरेस्ट भी देगा उस अमाउंट पे। With money as standard payment, it is easy to pay the interest or make deferred payments. This has led to an increase in lending and borrowing. है इससे क्या हुआ कि जो lending and borrowing है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है and has contributed to formation of financial instrument, है ना। और इसी कारण से financial institutions भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। Store of value or asset function of money. Money as a store of value can be used to store wealth in the most economical and convenient way and to transfer the purchasing power from present to the future. Money as a store of value has a falling advantage, है ना। तो मनी जो है एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, यानी कि आज के टाइम पे अगर आपको वेल्थ स्टोर करनी है सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट तरीका जो है वो है मनी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ देयर पेरिशेबल नेचर। गुड्स को स्टोर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था, क्यों? बिकॉज उनका पेरिशेबल नेचर होता था, यानी पेरिश हो जाते थे वो, उनकी क्वालिटी जो है वो ओवर द टाइम डिग्रेड होती थी और उनको स्टोर करना काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। मनी प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एज वन कैन स्टोर मनी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी मनी को आप जितने समय तक हो सके उतने समय तक आप स्टोर कर सकते हैं। मनी हैज द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, और मनी की क्वालिटी क्या है कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। देयरफॉर वन कैन गेट एनी टाइम यूज मनी in exchange for goods and services. Money is easily portable, है ना। मनी को आप इजीली एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकते हैं। सेविंग मनी इज मच इजियर एंड मोर सिक्योर देन सेविंग गुड्स फॉर फ्यूचर, है ना। और मनी को सेव करना काफी ज्यादा इजियर और ज्यादा सिक्योर रहता है इंस्टेड ऑफ गुड्स, अगर आपको फ्यूचर का इस्तेमाल करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्या क्या मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हो गए? तो सबसे पहले हम देखते हैं M1 सबसे पहला मेजर होता है मनी सप्लाई का। द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज M1 व्हिच इज आल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। ठीक है, तो इसको हम कौन सा मनी कहते हैं? ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं।
इट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन मनी बिकॉज द मेजर कैन बी डायरेक्टली यूज टू मेक ट्रांजेक्शन, है ना, क्योंकि इस मेजर का इस्तेमाल हम डायरेक्टली कर सकते हैं किसके लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए। द थ्री डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ M1 आर करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। यानी कि बस ये तीन चीजों को मिला के हमारा जो पहला मेजर ऑफ मनी सप्लाई है वो बनता है। करेंसी एंड कॉइन से पहले पब्लिक है ना, जो जनरल पब्लिक होती है, उसके पास जो भी करेंसी एंड कॉइन्स है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, क्या होता है डिमांड डिपॉजिट, वो डिपॉजिट्स जो ऑन डिमांड विड्रॉ करी जा सकती है उसे कस्टमर के द्वारा। और कमर्शियल बैंक्स यानी वही जो आपके बैंक जहाँ पे डिपॉजिट करते हो पैसा, और अदर डिपॉजिट यानी कि जो अदर डिपॉजिट्स है सेंट्रल बैंक के पास वो। ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट कैन बी इजीली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। और आप देखें ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है काफी इजीली इस्तेमाल करे जा सकते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, बिकॉज ये काफी ज्यादा लिक्विड है। देयरफॉर इट इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, है ना, तभी इसको हम ट्रांजेक्शन मनी भी कहते हैं। अगर आप मनी सप्लाई को एक एक्सप्रेशन के द्वारा लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं M1 equal to currency and coins with public plus demand deposit of commercial bank plus other deposit with Reserve Bank of India. नेक्स्ट आएगा आपका M2, the second measure of the money supply is M2 and is a broader concept, है ना। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये एक broader concept बनता जाएगा। अब M2 में जो आप देखें M1 तो होता ही होता है, M1 जो है उसमें इंक्लूडेड रहता है, और साथ में सेविंग डिपॉजिट आती है किसके, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, है ना, क्योंकि बिकॉज जो सेविंग डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में वो इतने लिक्विड नहीं रहती। क्यों लिक्विड नहीं रहती, बिकॉज वन कैन नॉट विड्रॉ सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक थ्रू चेक, जिस कारण से इसके लिए सेकंड मनी मेजर ऑफ मनी सप्लाई बनाया गया वो आपका M2। देयरफॉर इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक रिजल्टिंग इन द एवोल्यूशन ऑफ मनी M2, है। तो आप देखें यहाँ पे M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। नेक्स्ट आपका आएगा M3, the third measure of money supply is M3 and is a broader concept as compared to M1. It include M1 and net time deposit with the bank, है। तो M3 जो है अब वो और एक broader concept बन जाएगा आपके M1 के कंपैरिजन में, जहाँ पे उसमें M1 आएगा और आएगा क्या, net time deposit with bank। क्या होता है net time deposit with bank, यानी वो डिपॉजिट्स बैंक के साथ जो एक टाइम पीरियड के लिए जमा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट जिसको आप एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जमा करते हैं और उसके बीच में आप उन्हें विड्रॉ नहीं कर सकते, जिस कारण से उसकी लिक्विडिटी जो है वो और कम हो जाती है। और लास्ट मेजर पे आते हैं जो कि आपका M4 है। द लास्ट मेजर ऑफ द मनी सप्लाई इज M4 एंड इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एज कंपेयर टू M1 and M3. It includes M3 and total deposit with post office saving bank but does not include NSC National Saving Certificate। तो इसके अंदर M4 के अंदर M3 ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है और इसके साथ साथ इसमें ऐड करा जाएगा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी कि जो अदर डिपॉजिट सारे के सारे डिपॉजिट्स हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है, उससे आपका बन जाता है M4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कंप्यूट द फोर मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि कैसे हम चार मेजर्स हैं उनको कंप्यूट करते हैं, तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है जहाँ पे अलग अलग हमें यहाँ पे पर्टिकुलर्स गिवन है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद बैंक, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट विद बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। इसमें से आपको M1, M2, M3 और M4 चारों कैलकुलेट करने हैं ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता हो या फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को यहीं पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो M1 निकालने के लिए सेम वैसे ही करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सबको आप ऐड करेंगे, जो भी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या थी 96,000, 70,000 और 3,600, तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या M1। फिर M2 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, M1 में ऐड कर देंगे सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M1 की क्या वैल्यू है 1,69,600 प्लस उसमें आप ऐड कर देंगे सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो की है 6,287। तो आप इनको ऐड करेंगे तो M2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1,75,887। थर्ड आपका फिर M3 निकालने के लिए आप M1 लेंगे वापस से। M1 की वैल्यू हमने पहले निकाली थी जो कि हमारी आई थी 1,69,600। तो उसमें आप ऐड कर देंगे टाइम डिपॉजिट विद द बैंक जो कि इसकी वैल्यू है 3,05,000। तो 1,69,600 में आप ऐड कर देंगे 3,05,000 तो आपको M3 की वैल्यू मिल जाएगी 4,74,600। और M4 निकालने के लिए आपको चाहिए होगा M4 जिसकी वैल्यू है 4,74,600 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जिसकी वैल्यू है 12,500। तो 4,74,600 में आप ऐड कर देंगे 12,500 जो कि आपको दे देगा 4,87,100 487100। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी किसे कहा जाता है। हाई पावर्ड मनी आल्सो नोन एज अ मॉनेटरी बेस और बेस मनी रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस द रिजर्व्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक एट द सेंट्रल बैंक। यानी कि वो मनी जो एक मॉनेटरी बेस बनाता है
है ना, या बेस मनी इसे बोला जाता है। इसका मतलब है टोटल मनी जो सर्कुलेशन में है ना। अब ये मनी सप्लाई के कंपैरिजन में नहीं आपको लगेगा इसकी डेफिनेशन और मनी सप्लाई की डेफिनेशन काफी मिलती जुलती है, लेकिन नहीं, ये मनी सप्लाई से अलग है और एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। बिकॉज यहाँ पे बोला गया टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी जो सर्कुलेशन में है किसी भी इकोनॉमी में, प्लस द रिजर्व हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, और जो भी कमर्शियल बैंक है जो भी रिजर्व हेल्ड करके रखे हैं सेंट्रल बैंक के पास। इट इज कॉल्ड हाई पावर्ड बिकॉज इट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर द मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई के फाउंडेशन के लिए सर्व करता है, इसलिए हम इसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इन्फ्लुएंसिंग द क्रिएशन ऑफ ब्रॉडर मनी थ्रू द बैंकिंग सिस्टम लेंडिंग प्रोसेस। ऐसे कंपोनेंट अगर हम लिखना चाहें किस तरीके से हम हाई पावर्ड मनी को डिफाइन करते हैं, तो करेंसी इन सर्कुलेशन यानी कैश हेल्ड बाय पब्लिक इन बिजनेस, यानी जितना भी कैश पब्लिक और बिजनेसेस ने हेल्ड करा है हम उसको इंक्लूड करते हैं। सेकंड, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक डिपॉजिट दैट बैंक्स कीप एट द सेंट्रल बैंक, यानी जो भी डिपॉजिट्स हैं जो कमर्शियल बैंक्स रखते हैं किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। बोथ रिक्वायर्ड एंड एक्सेस रिजर्व है, जो भी एक्सेस रिजर्व होता है। तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं हाई पावर्ड मनी का। हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक रिजर्व, और बैंक रिजर्व में सारे के सारे रिजर्व आते हैं सारे के सारे बैंक्स के। ओके, सो आई होप आपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे आपको समझ में आ गए हो। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऑल्सो इसी सेम मैनर में मैंने बाकी चैप्टर को भी कवर किया था, आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जहाँ पे आपको मेरे बाकी वीडियोज में मिल जाएंगे। ऑल्सो डाउनलोड द फ्यूक्यू एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।